नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय भूगोल में हम लोग हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ चुके थे और हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने क्षेत्रीय विभाजन देखा था, किस प्रकार से विभाजित किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय और असम हिमालय में, और ये आपका किया गया है पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ। और उसके बाद हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर विभाजन भी देख लिया था कि 4 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका ट्रांस हिमालय है, दूसरा आपका आता है वृहत हिमालय, तीसरा आपका मध्य हिमालय और चौथा जो सबसे निचले सबसे दक्षिण में आता है उसको कहा जाता है शिवालिक। यह सब हम लोगों ने देख लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में, जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं। इस फिगर में मैंने विभिन्न चोटियों के बारे में बताया है। ये लाल से जो आपको दिख रहा है ये हिमालय का विभाजन है, ठीक है। तो इस फिगर के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। इस फिगर में जितनी चोटियां दी गई हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ट्रांस हिमालय तक पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में विभिन्न जो जानकारियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं बताना भूल गया था पिछले वीडियो में कि जो आपका पश्चिम से लेकर पूर्व तक, मतलब कि आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहां पर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है वह टोटल 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लंबाई है हिमालय की वह 2500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। लगभग 2500 किलोमीटर बोला जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो पश्चिम का तरफ का जो हिमालय है, जम्मू कश्मीर के साइड का जो हिमालय है उसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि जो आपका पूर्व की तरफ हिमालय है उसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। पूर्व की तरफ जो हिमालय की चौड़ाई है वह आपका 140 किलोमीटर या 160 किलोमीटर के आसपास होता है, जबकि आपका जो पश्चिम की तरफ हिमालय है उसकी चौड़ाई जो है वह 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर क्यों है? तो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था जिसके हिसाब से दोनों तरफ से जब प्लेट आपस में टकरा रहे थे और बीच में तेतीस सागर का मलबा था, जो मलबा उठ रहा था, जो मलबे पर दबाव पड़ रहा था, तो पूर्व की तरफ जो दबाव था वह अधिक पड़ा और पश्चिम की तरफ जो दबाव था वह कम पड़ा। और यही कारण है कि पश्चिम की तरफ जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कम है और चौड़ाई जो है वह ज्यादा है, जबकि जो पूर्व की तरफ जो आपकी चोटियां हैं वह ऊंची ज्यादा है। इसी कारण से आप देख सकते हैं इसी क्षेत्र में आपका माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, नेपाल में, ठीक है। तो पूर्व की तरफ जो दबाव था वह आपका ज्यादा पड़ा, इस कारण से चोटियां बहुत ऊंची हुई, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वह कम हो गई, मात्र 140 किलोमीटर या 160 किलोमीटर के लगभग। किसी किताब में 140 देता है, किसी में 160 देता है, तो इसी के आसपास जो है आपका वहां पर चौड़ाई पाई जाती है। तो सबसे पहला तथ्य तो ये याद रखिए। उसके बाद यहां पर मैंने जो बनाया है लाल से वो मैं समझा दूं थोड़ा सा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये जो है आपका ट्रांस हिमालय, यहाँ पर हिंदू कुश श्रेणी है जो कि अफगानिस्तान में है। ये आपकी पामीर ग्रंथि है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और इधर की और हम लोग आ जाते हैं तो कुनलुन श्रेणी है जो कि आपका चाइना में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने 4 श्रेणियों में बांटा था, आपका 3 श्रेणियों में बांटा था। आपका ये काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला ये जो है आपका काराकोरम श्रेणी है। और इसमें आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका K2, ये जो है आपका K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, काराकोरम 2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है, मतलब 8611 मीटर। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग तो यहां पर देखते हैं ये भी आपका काराकोरम श्रेणी में ही है, गसेर ब्रह्म इसको कहा जाता है, गसेर ब्रह्म। और यह जो है 8068 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8068 मीटर, ठीक है। और इसको K4 भी कहा जाता है, इसको K4 भी कहा जाता है, जैसे K2 कहा जाता है
गॉडविन ऑस्टिन को, उसी तरह से गसेर ब्रह्म को K4 भी कहा जाता है, ठीक है। और K2 की तो ऊंचाई याद रखिएगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम 2 या फिर K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी के जस्ट पश्चिम में, जस्ट आपका पश्चिम में यहाँ पर आपका राकापोसी है, ये जो है वो राकापोसी है, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई है वह 7788 मीटर है, 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है राकापोसी की। और यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, ठीक है। यह याद रखिएगा, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कोई है तो वो है राकापोसी, ठीक है, जो कि भारत में है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं तो इसके थोड़ा सा पश्चिम में आ जाइए तो यहां पर जो है आपका नागा पर्वत है। नागा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर, यह है नागा पर्वत की ऊंचाई, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं तो दूसरा जो हमारा श्रेणी था वो था लद्दाख श्रेणी, ठीक है। पहला श्रेणी हमारा काराकोरम श्रेणी था, दूसरा श्रेणी था लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद नीचे आता है जोस्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में यदि हम लोग देखें तो आपका ये जो है आपका ये काराकोरम के जस्ट नीचे यहां से यहां तक ये जो है आपका लद्दाख श्रेणी है, ठीक। और उसके जस्ट नीचे ये वाला जो श्रेणी है वो आपका जोस्कर श्रेणी है, ठीक है। ये वाला जो है आपका जोस्कर श्रेणी है, ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु नदी है वह आपका लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए, ठीक है, और बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसकी गहराई 5200 मीटर है, 5200 मीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए बुंजी नामक स्थान पर जास्कर श्रेणी को काटती है और वहां पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है जो 5200 मीटर गहरा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यहीं से लद्दाख श्रेणी से बाहर आ जाइए भारत से तो यहां पर आपका कैलाश श्रेणी है, ठीक है। यहीं पर आपका कैलाश श्रेणी में जितने भी हिंदू लोग हैं वो जरूर जाते हैं तीर्थाटन करने के लिए। भगवान शंकर का सबसे प्रसिद्ध जो है वहां पर शिवलिंग है, ठीक है। तो ये कैलाश श्रेणी है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग, जस्ट नीचे आते हैं थोड़ा सा तो जोस्कर श्रेणी और बृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में यहां पर आपका ननकुन श्रेणी पाया जाता है, ननकुन, ठीक है। ये ननकुन पहाड़ी है यहां पर और इसकी जो ऊंचाई है वह 7135 मीटर है। तो यह भी याद रखिएगा ननकुन पहाड़ी कहां पर है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं तो देखते हैं यहां पर, अब ये ट्रांस हिमालय का हो गया। अब बृहद हिमालय में देखते हैं कि कौन कौन सी चोटियां हैं। तो यहां पर हम लोग आते हैं और देखते हैं आपका बृहद हिमालय में ये है आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो 7816 मीटर ऊंचाई है इसकी, यहाँ पर नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखते हैं धौलागिरी है यहाँ पर, यह है आपका धौलागिरी, ठीक। धौलाधार पर्वत हम लोग बाद में देखेंगे जो कि मध्य हिमालय में है, यहां पर आपका धौलागिरी है। तो ये दोनों में अंतर है, धौलाधार और धौलागिरी। यहां पर जो बृहद हिमालय में है वो है धौलागिरी और इसकी ऊंचाई जो है 8172 मीटर है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं तो यहीं पर आपका अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो है वह 8072 मीटर है, 8072 मीटर। और यहां पर आपको याद नहीं होता है तो आप घबराइएगा मत, नोट्स भी मैं दूंगा तो नोट्स में ये सब कुछ लिखा होगा, वहां से दोबारा आप पढ़ करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं तो इसके बाद अन्नपूर्णा के बाद जो है आपका मानासालू है और यह 8163 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर आप देख सकते हैं मानासालू है। और उसके बाद आता है आपका चूयू, उसके बाद जो है वह आपका आता है चूयू जो कि 8201 मीटर है। थोड़ा सा नाम याद रखना मुश्किल है लेकिन याद तो रखना ही होगा जो भी है। तो चलिए चूयू है जो कि 8201 मीटर है। और इसके जस्ट बाद जो है आपका आता है माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, 8848 मीटर, या फिर इसकी ऊंचाई तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कुछ किताबों में 8850 मीटर भी दे दिया जाता है। तो 8848 या 8850 मीटर इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक।
इसके बाद आते हैं, और इसके बाद जो है आपका माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद यहाँ पर है आपका लोत्से पहाड़ी है, जो कि 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है, लोत्से पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद, जस्ट पूरब में। उसके बाद आपका आता है मकालू। इसके बाद है यहाँ पर मकालू जो है वह 8481 मीटर है। ठीक है, मकालू। और मकालू के जस्ट बाद जो है आपका कंचनजंगा आता है। ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप सिक्किम में कंचनजंगा है। और ये जो कंचनजंगा है वह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा है। भारत में स्थित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि K2 जो है, जो काराकोरम श्रेणी है, K2 जो है वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है, तो भारत में तो उसको हम मानते हैं क्योंकि कश्मीर तो पूरा हमारा है, लेकिन भारत में स्थित, वर्तमान में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी यदि कोई पूछा जाता है तो वो आप कंचनजंगा लिखेंगे, जब तक POK जो है वह भारत जो है POK पर कब्जा अपना दोबारा नहीं कर लेता है। ठीक है, तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा। याद रखिएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, 8611 मीटर। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एवरेस्ट है, 8848 मीटर। और एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है, याद रखिएगा। ओके, और वहां पर उसको कहा क्या जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। इसके बारे में भी नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि हिमालय को क्या कहा जाता है, नेपाल में क्या कहा जाता है, चाइना में क्या कहा जाता है, तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंचनजंगा के बाद, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इधर की ओर। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपका नामचा बारवा है, फिर पटकाई बूम की पहाड़ी है। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं तो नागालैंड में आपका नागा पहाड़ी है। मैंने जैसा बताया था पिछले वीडियो में कि हेयर पिन की तरफ मुड़ जाता है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पटकाई बूम है, फिर आपका नामचा बारवा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद नीचे नागालैंड में आते हैं तो नागा पहाड़ी है, मिजोरम में आते हैं तो मिजो पहाड़ी है। उसके बाद इधर की ओर मुड़ जाते हैं मेघालय की तरफ तो गारो, खासी और जयंतिया हैं। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। और फिर नीचे में जो है आपका लुसाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, नीचे में आपका लुसाई की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का जो है आपका पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जितनी चोटियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। याद रखना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसीलिए मैप बना करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके बारे में। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसका जो निर्माण जो हुआ है वह टर्शियरी काल में हुआ है। ठीक है, टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ है, यह याद रखिएगा। वैसे ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह बृहत हिमालय से पहले हो चुका था। यह सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और डिटेल में मैं बता दूंगा कि किस काल में किसका निर्माण हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण, शिवालिक का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस किस काल में हुआ, वो सब मैं आपको बता दूंगा किस काल और किस युग में हुआ। ठीक है, नोट्स में सब मिल जाएगा। इसके बाद हम देखें तो पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वह 400 किलोमीटर है, एवरेज जो चौड़ाई है। और आपका 160 किलोमीटर जो है वह पूर्व में है, जैसा मैंने बताया था 140 किलोमीटर और 160 किलोमीटर दोनों दिया जाता है अलग अलग किताबों में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ा था। कुमायूं, आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर आपका इधर पढ़ा था हम लोगों ने नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो अगर हम उसके बारे में देखें तो ये इसको कहा जाता है प्रादेशिक विभाजन। और ये प्रादेशिक विभाजन की जो संकल्पना थी, प्रादेशिक विभाजन जिन्होंने किया था उनका नाम था सिडनी बर्रार्ड। ठीक है, उनका नाम था सिडनी बर्रार्ड। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, सिडनी बर्रार्ड उनका नाम था भूगोलवेत्ता का। ठीक है, अब प्रादेशिक विभाजन में और हम लोग देखें तो पंजाब हिमालय के बारे में मैंने बताया था कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक आपका पंजाब हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो टोटल लंबाई इसकी 560 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा 560 किलोमीटर आपका पंजाब हिमालय की
लंबाई है जो कि आपका सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच में पाई जाती है। दूसरा जो हमारा है वो है कुमायूं हिमालय, और यह जो है इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है, और यह सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, और यह काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक यह फैला हुआ है। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय जो है उसकी जो लंबाई है वह है 750 किलोमीटर, और यह तीस्ता नदी, दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह आपका प्रादेशिक विभाजन के बारे में हो गया। आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वह आपका राकापोसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपका राकापोसी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे। उसके बाद देखते हैं तो ट्रांस हिमालय में बहुत सारा ग्लेशियर भी बनता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, वह ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ग्लेशियर कौन कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, फिर आपका बाल्टोरो ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है और हिस्पर ग्लेशियर है। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी ग्लेशियर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वह है सियाचिन, और उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर आता है। और ग्लेशियर कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन 4 ग्लेशियर जो है यहाँ पर याद रखना जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, तो यह चारों नाम याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं तो काराकोरम श्रेणी जो है, ये जो आपका काराकोरम श्रेणी है, इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है इसको, किसको, काराकोरम श्रेणी को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछ दिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसको कहा जाता है, मतलब कि उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है वह एक दूसरे से ITSSZ के द्वारा अलग होता है। मतलब कि इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है यह एक दूसरे से अलग होता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। यह भी डायरेक्ट 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यह तो मैंने बता ही दिया कि सिंधु नदी जो है वह जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है, और बुंजी नामक स्थान पर दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, जो कितनी गहराई पर है, 5200 मीटर जिसकी गहराई है। तो यह पॉइंट मैंने बता दिया। आगे ऊंचाई जो है वह आपका ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वह 3000 से 4000 मीटर एवरेज है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं कि इधर जो आपका मैंने पहले भी बताया था कि पश्चिम के तरफ जो आपकी चोटियां हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं है। ठीक है, पूर्व की तरफ जो चोटियां हैं वो ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज का चैप्टर पढ़ा, और नेक्स्ट पार्ट जो हिमालय का आएगा उसमें हम लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। एक चीज और यहाँ पर बताना बाकी रह गया, आपका जो मध्य हिमालय है इसमें आपका पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी जो है वह मध्य हिमालय का पार्ट है। यह याद रखिएगा, मध्य हिमालय को ही हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे निम्न हिमालय को शिवालिक कहा जाता है जो सबसे दक्षिण में है, उसी तरह से मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और मध्य हिमालय में ही आपका धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी भी आता है, यह भी पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक की विशेषताओं के बारे में। ऊंचाई हो गया, ऊंचाई से जुड़ी विशेषता हो गई, लंबाई चौड़ाई से जुड़ी विशेषता हो गई, वनस्पतियों से जुड़ी विशेषताएं हो गई, महत्व हो गया, यह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मास्क जरूर लगाइए, मास्क में देख रहे हैं कि वीडियो बनाते हुए भी मास्क लगा रहा हूँ, घर पर भी मास्क जरूर लगाइए, और बाहर भी निकलिए तो कम से कम डबल मास्क लगाइए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी छूटें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी
मास्क का ध्यान जरूर रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। सेकेंड वेव से हम लोग लगभग गुजर चुके हैं, लेकिन थर्ड वेव की संभावना अभी भी बाकी है। तो थर्ड वेव ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से सावधानी जरूर बरतें। थर्ड वेव जो है जानते ही हैं कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला है, जैसी संभावना जताई गई है। तो हम यदि सचेत रहेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चे ही देश का भविष्य हैं, तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। और मैंने जो एरोप्लेन के बारे में बताया था, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताते रहिए कि वीडियोज कैसे लगते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।